हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 का। और चैप्टर 3 कहता है मेरे दोस्त क्या कि डाइवर्सी लोकतंत्र और विविधता अर्थात डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का हम लोग यहां पे बात करेंगे इस चैप्टर में, है ना, कि किस तरीके से ये हमारे यहां लोकतंत्र में जो मौजूद विविधताएं हैं वो किस प्रकार काम करती है, हम उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। अबे यार, देखिए किसका बात कर रहा है? सामाजिक अंतर की उत्पत्ति, या इसे हम लोग कहते हैं सामाजिक मतभेद भी कह सकते हैं इसको, मतभेद, सामाजिक मतभेद की उत्पत्ति। अब साथियों हम बात करेंगे, देखिए ये निकल के कहां से आता है? ये हमारे समाज से ही ये मतभेद निकल के आता है ना। पहला क्या है कि सामाजिक मतभेद का जन्म जो है ना, ये घटना पर आधारित होता है। अब ये घटना पर आधारित का अर्थ हुआ कि यहां पे किसके किसके आधार पर होगा, है ना। यहां लिंग आधारित होगा, ये जाति व्यवस्था पर होगा, है ना, जाति व्यवस्था पे होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो लिंग आधारित होगा, है ना, ये लिंग आधारित होगा मतभेद। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं इसको? अमीरी गरीबी के हिसाब से हो जाएगा मतभेद, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रंग भेद, ये ओवरऑल सभी का सभी क्या है साथियों? ये मतभेद है जो आपको ये एक समाज में देखने को मिलता है, और ये समाज में ही ऐसे ऐसे मतभेद क्या होता है? जन्म लेता है ना। अब देखिए एक और है क्या कि सामाजिक अंतर में समान लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग करते। मान लीजिए देखिए ये समाज में ही क्या होता है, जो ये जो मतभेद है, सामाजिक अंतर या सामाजिक मतभेद है, ये क्या करता है? समान लोगों को भी एक दूसरे से क्या कर देता है? अलग कर देता है ना। मतलब इसे क्या करता है? अलग अलग समूहों में बांट देता है ना। ये अलग अलग समूहों में क्या कर देता है? ये बांट देता है। ये अलग अलग समूहों में बांट देता है ना। एक ही क्षेत्र के रहने वाले हिंदू मुस्लिम में बांट देना, एक ही क्षेत्र के रहने वाले जाति व्यवस्था पर आधारित बांट देना। यहां एक छूट गया, यहां धर्म पर भी हम कर सकते हैं, है ना, धर्म पर भी, है ना। और एक ही लिंग के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें क्या कर देना? दोनों में मतभेद या भेदभाव उत्पन्न कर देना। ये सब क्या है? ये समाज में उत्पन्न होने वाला ये मतभेद है। जो ये क्या होता है? शुरुआत देखिए कहां से हुआ? ये एक समाज से होता है और ये उठकर एक राजनीतिक लेवल तक ये पहुंचता है आपका। यहां देखिए ये फोटो आपको दिख रहा है, एक ही व्यक्ति है। इधर का देखिए ये क्या दिखा रहा है? इनका इधर का हैंड का कलर देखिए, और इधर का देखिए ये क्या कर रहा है? अपने कुल्हाड़ी से इसको काट रहा है ना। ये किस चीज को दिखाना चाहता? सोच के देखिए एक बार। ये दिखाना चाह रहा है कि ये हमारा एक समाज है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये इनकी बॉडी है। ये पूरा क्या है? इनकी बॉडी है। और ये बॉडी क्या है? एक समाज है ना। और एक समाज में एक हाथ हम है, दूसरे हाथ दूसरे जाति या धर्म के लोग हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से एक कुल्हाड़ी से दूसरे हाथ को काट रहे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? समाज में मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं। ये उसी का ये फिगर है, ये फोटो आपको वही चीज को दिखा रहा है ना। अब देखिए सामाजिक विभाजन की हम बात करेंगे। सामाजिक विभाजन में अगर आप आएंगे तो एक होता है राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल, है ना। तो ये क्या है कि ये आपको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यहां देखने को मिलेगा, है ना। अगर हम बात करें
ऐसे मेल में क्या होता है आपको कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा, है ना। आप देखेंगे कि समाज में क्या करना, विभाजन करवा देना, है ना। और इस कारण से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हिंसा भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हिंसा को उत्पन्न करा देता है। अबे हिंसा को भी ये क्या करता है, कभी कभी उत्पन्न करा देता है। ये राजनीतिक दलों के बीच में क्या होता है, राजनीतिक दलों के बीच क्या होता है, दलों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करा देता है ना। ये सामाजिक विभाजन क्या करता है, देखिए अब क्या हुआ, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग क्या किया, अपने अपने अलग अलग राजनीतिक संगठन बना लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जनजातियों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग का कर रहे हैं, हम अगड़ी वर्ग का कर रहे हैं, हम हिंदू का कर रहे हैं, हम मुस्लिम का कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ये सामाजिक अंतर ही क्या करता है, राजनीतिक मतभेद उत्पन्न करता है। राजनीतिक मतभेद से राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और इसी में कितने बार क्या होता है कि देश में संघर्ष होता है और हिंसा होता है। कितने बार ऐसा होता है कि ये सब ओवरऑल कारण से कभी कभी देश का क्या होता है, विघटन हो जाता है। साथियों क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे देश है जिसमें देशों का क्या हो जाता है, कभी कभी देश का विघटन हो जाता है, मतलब देश पूरे तरीके से टूट जाता है ना। इससे देश का विघटन भी उत्पन्न होता है। अब देखिए बात किसका है, उत्तरी आयरलैंड का। आयरलैंड का अगर हम उत्तरी पार्ट की बात करें तो यहां ईसाई के दो प्रमुख संप्रदाय रहते हैं, ठीक है। इसमें एक है आपका प्रोटेस्टेंट, ठीक है, एक है प्रोटेस्टेंट रहते हैं, है ना। और दूसरे तरफ या प्रोटेस्टेट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटेस्टेट, चलिए लिख देते हैं प्रोटेस्टेट, है ना। एक संप्रदाय ये है, दूसरा है कौन, कैथोलिक है। कौन है साथियों, दूसरा है कैथोलिक, ठीक है। तो ये दो संप्रदाय आपको यहां ईसाई धर्मों में देखने को मिलता है। और ये भी कैथोलिक कौन सा है, तो ये रोमन कैथोलिक है ना। इसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये कितने परसेंट है, ये 55% आपको देखने को मिलता है। सॉरी 53 ना, हाँ 53%, देखिए लिखे सही बोल गलत रहे, ठीक है। और यहां देखिएगा तो इसकी संख्या कितनी है, आपको 44% है ना। अब यहां पे क्या हो गया कि इसमें अब देखिए ये संप्रदाय अलग हो गए और ये अलग हो गए। अब दोनों को नेतृत्व करने के लिए अब क्या होगा, अलग अलग दलें उत्पन्न होगी, दोनों के बीच संघर्ष होगा और संघर्ष होकर इसे क्या करेगा, तोड़ेगा और तोड़ के एक मतलब ऐसे देशों का विघटन होगा और विघटन होके कुछ इधर मिल जाएगा कुछ उधर मिल जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अब इसमें क्या हुआ, जो ये प्रोटेस्टेंट वाले थे इनका इच्छा था हम किसके साथ मिल जाए, ये ब्रिटेन के साथ मिलना चाहता था। ये लोग किसके साथ मिलना चाह रहा था, ये ब्रिटेन के साथ मिलना चाह रहा था। कौन, प्रोटेस्टेंट जो थे ये लोग ब्रिटेन में मिलना चाह रहे थे, जिसके कारण यहां पे संघर्ष हुआ था, है ना। चलिए बढ़े आगे थोड़ा सा। अब देखिए अतिव्यापी, अब आता है एक शब्द आता है अतिव्यापी। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर इंग्लिश में हम जाने तो इंग्लिश में साथियों इसे कहते हैं हम लोग क्या, ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैप कर जाना, है ना। ये क्या कहलाता है हिंदी इंग्लिश में, ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग का अर्थ क्या होता है, ये भी एक सामाजिक अंतर से संबंधित है, ठीक है। अब क्या होता है कि कह रहा सामाजिक अंतर की ऐसी स्थिति जिसमें लोगों के साथ क्या हो, के साथ भेदभाव उत्पन्न हो, क्या हो, भेदभाव उत्पन्न हो, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या है, लोगों के साथ जो भेदभाव उत्पन्न होता है
ये किसको दिखाता, ओवरलैपिंग को दिखाता है। क्लियर। अब देखिए कह रहा है एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच जब अगर अंतर को महसूस कर ले कि नहीं, जैसे कि एक ही जगह पे मतलब एक ही क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के अगर लोग रह रहे हैं, जब दोनों के बीच अगर ऐसा लगने लगे, दोनों में अंतर का महसूस होने लगे, तो यही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापी कहलाता है। अब आता है सामाजिक मतभेद। यहां पे क्या होगा, अब समाजों में मतभेद होगा। कारण है कि देखिए यहां पे क्या हुआ, एक ही समुदाय, एक समुदाय दूसरे से, यहां पे क्या हुआ कि एक ही क्षेत्र में दो समुदाय रह रहे, अब दोनों के बीच क्या हुआ, अंतर महसूस होने लगा। अब यहां से क्या होगा, फूट पड़ेगा, दोनों अलग अलग रहना शुरू करेगा। अगर अलग अलग रहेगा तो यहां सामाजिक मतभेद देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कहानी थी। अब जब सामाजिक मतभेद होगा तो यहां से साथियों आपको पता है कि अब सामाजिक विभाजन होगा, है ना। अब होगा क्या, यहां पे सामाजिक विभाजन। अब आते हैं आगे। देखिए सामाजिक विभाजन और राजनीतिक परिणाम को देखते हैं हम लोग, है ना, कि किस तरीके से यहां पे होता है। देखिए जब समाज में विभाजन होगा तो अलग अलग दल उभर के सामने आएंगे, है ना, अलग अलग दल यहां उभर के सामने आएंगे। इसके उभरने के पीछे रीजन बताइए। क्योंकि यहां पे जो अलग अलग समुदाय है उसका नेतृत्व करने वाले कोई आगे आएंगे, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम। पहला क्या है, कह रहा है परिणाम कुछ बातों पर निर्भर करता है ना। परिणाम यहां पे क्या होगा, कुछ बातों पर, कि उनकी पहचान क्या है ना, उनकी पहचान क्या है, उनकी, अब देखिए उनकी पहचान कैसा, उनके तौर तरीके कैसे हैं, ये सब ये सबसे बड़ी मुद्दा उठ जाता है इसके सामने, है ना। अब यहां पे क्या है, कह रहा है राजनीतिक नेता द्वारा किसी समुदाय के मांगों को उठाने का तरीका, जो अपने जो ये मतलब किसी खास समुदाय के जो नेता है, अलग अलग समुदाय के जो नेता है, अलग अलग समुदाय के जो नेता है साथियों, अब यहां पे क्या होगा, अलग अलग समुदाय के नेता अब क्या होगा, अलग अलग बात उठाने का कोशिश करेंगे यहां पे, है ना। अब करा विभिन्न समुदायों के मांगों पर अब सरकार की प्रक्रिया कैसी होगी वो भी तो देखना होगा। पहले क्या हो रहा है कि परिणाम कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे जैसे कि इनका मांग किस तरीके का है ना, ये राजनीतिक या जो ये अलग अलग समुदायों का मांग किस तरीके का है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, राजनीतिक नेता जो है ना अपने अपने समुदायों का मांग उठाएंगे, है ना। फिर क्या होगा, विभिन्न समुदायों के मांगों पर सरकार की क्या प्रक्रिया है वो डिपेंड करता है ना। ये था ओवरऑल की कहानी। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग किस पे आते हैं, आते हैं बुक पे। इसमें कुछ ज्यादा कहानी नहीं था। एक मिनट साथियों। चलिए अब आ गए हम लोग चैप्टर पे। अब देखते हैं चैप्टर की कहानी।
है ना। यही चैप्टर है आपका क्या, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, है ना। आइए अब मुद्दे पे चलते हैं। देखिए कहानी शुरू होता है साथियों ओलंपिक से, है ना। ओलंपिक की एक कहानी है, वहां से इस मैटर का हम ये कहानी को हम लोग शुरुआत करेंगे। करा इस पृष्ठ पे छपी कुछ तस्वीरें हैं, है ना। हम लोग के सामने ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसमें आप देखिए कि ये सर नीचा किए और हाथ ऊपर उठाए हुआ है। करा मेक्सिको की ये कहानी है। अब ये कहानी क्या है देखते हैं हम लोग। चलिए हो गया। करा इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है ना। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और ये सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है कि वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है ना। ये एफ्रो अमेरिकी है। अब एफ्रो अमेरिकी का अर्थ क्या हुआ साथियों, इसका मतलब इसके पूर्वज कहां के थे, अफ्रीकन्स थे। कहां के थे, अफ्रीका के थे। इसका मतलब ये कौन होंगे, अश्वेत लोग होंगे, है ना। ये जो होगा ये क्या होगा, अश्वेत होगा, है ना, ये अश्वेत होगा। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, है ना। इन्होंने क्रमशः देखिए अब इसमें बात आती है किसका, स्मिथ का। ये टॉमी स्मिथ जो है वो स्वर्ण पदक जीतता है और जॉन कार्लोस जो है वो कांस्य पदक जीता है। कह रहा उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी और श्वेत लोग गरीब है ना। और स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था, है ना। और कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों का, जो होता ना मोती वाला, है ना, वही काले मनकों का ये क्या किया था कि एक माला पहनी हुई थी। कौन, कार्लोस। कह रहा अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्हें अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की और काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां और श्वेत शक्ति का प्रतीक है ना। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था, है ना। अब यहां से सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था, है ना। तो कह रहा है क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे या पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे और न अश्वेत क्यों इस विरोध में शामिल हो गए, है ना। क्या उनकी जगह मतलब आप होते तो ऐसा ही करते। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के क्या माना, विरुद्ध माना, है ना। ये देखिए यहां स्टैच्यू आपको दिख रहा होगा, है ना। ये क्या है, 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन का प्रतीक के रूप में एक 20 फीट की ऊंची मूर्ति लगवाई और 1968 में पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, है ना। चलिए अब देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक क्या किया, इसे बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए
और नॉर्मन को अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह नहीं दी गई। पर इन फैसलों से अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में स्मिथ और कार्लोस भी थे, है ना। ये ऑस्ट्रेलियाई थे और ये दोनों अमेरिकी और श्वेत थे। अब ये कह रहा है बीच बहस में देखते हैं, कुछ बातें इस बीच में आ गई, ये देख लेते फिर आएंगे मुद्दे पे। कह रहा है कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में क्या करता है, हिस्सा लेने के फैसला किया और मांग की कि इस सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को ध्यान रखा जाए, जाति भेद को भी रखा जाए। और इस फैसले पर ये 3 प्रक्रियाएं सामने आई, है ना। अमनदीप कौर, जो हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया, अगर कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए, है ना। और मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के क्या है, खिलाफ हूं। अब देखिए ओइनम एक समाजशास्त्री है, ये क्या कहते हैं, तेरा जातिगत और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। जाति के आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार क्या है, जीव शास्त्रीय है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। अशोक क्या कहते हैं, है ना, दलित कार्यकर्ता है, कह रहे किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवन शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए, है ना। अब आइए मुद्दे पे। कह रहा है समानताएं, असमानता और विभाजन। कह रहा ऊपर दिए गए उदाहरण में एक खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, है ना। और पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्याय में हम लोगों ने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है ना। और कह रहा है इस प्रकार हम हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है ना। चलिए अब आते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति पे, है ना। कह रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना वश में नहीं होता है ना। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ होता है ना। क्या अपने मन से कोई एक समुदाय को चुन सकता है? संभव ही नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका किस समुदाय में जन्म हुआ है और आप उस समुदाय के कहलाते हैं, है ना। कह रहा जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग है ना। बहरहाल
कह रहे सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर ही भी तय होती है ना। कई लोग मां बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद की धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में पेशे, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म आधारित समूह नहीं बनते। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपने पेशा चुन लीजिए, अपना धर्म चुन लीजिए, अलग कर लीजिए, लेकिन ये जो आपका जो जन्म के आधार पर भेदभाव है वो आपका खत्म नहीं होता है। देखिए इस कार्टून में क्या बताया गया है, कह रहा व्यक्ति अलग अलग अर्थ इसका निकाल सकता है ना। यहां पे हमने बताया आपको पीपीटी में, है ना, कि देखिए एक ही व्यक्ति है और इसमें क्या किया, अगर इससे इसको काट रहा, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि समाज में कैसे विभाजन होता है। अगर ये पूरे समाज है तो एक शरीर है और इसको अगर काट रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, समाजों का विभाजन कर रहे हैं। बस इस आधार पे देखिए, इसका रंग के आधार पर ये कर रहा है ना। चलिए आते हैं मुद्दे पे। कह रहा है हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण के लिए उदाहरण पहले दिया गया है, इसमें कार्लोस और स्मिथ, है ना, को तो एक हिसाब के से समान थे, मतलब देखने में दोनों क्या थे, हिसाब थे, लेकिन ये दोनों क्या थे, अफ्रो अमेरिकी थे, यानी कि ये क्या थे, अमेरिका में रहते थे, लेकिन इसके पूर्वज अफ्रीका से थे। कह रहा जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के क्या थे, खिलाफ थे, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है साथियों कि किसी भी कुछ चीजों में अलग होती है, लेकिन कुछ चीजों में ये लोग एक होते हैं, है ना। कह रहा अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय के सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति और उनका पंथ क्या होता है, अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करें, है ना। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं क्योंकि सभी अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। कह रहा इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का क्या है, हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप में क्या करती है, रूप को धारण करती है। अब देखिए यहां पे आता है कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। कह रहा सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब और बेघर और भेदभाव का शिकार है। और हमारे देश में भी दलित के साथ भी ऐसा ही भेदभाव देखने को मिलता है। कह रहा है आमतौर पर गरीब और भूमिहीन होते हैं दलित, उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है ना। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों
में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में क्या हो जाता है, अंतर देखने को मिलता है। अब आइए यहां से शुरुआत होता है वो कहानी। कह रहा है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के उदाहरण ले तो दोनों ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहां लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहां कैथोलिक समुदाय गरीब होते हैं, जो ये कैथोलिक समुदाय वो गरीब है और लंबे समय तक समय से भेदभाव के उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दोनों अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और अगर बात करें किसका, प्रोटेस्टेंट की, दोनों में अमीर और गरीब है। और परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती है रहती है। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती है तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जहां ये विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है ना। उन्हें संभालना अपेक्षाकृत क्या होता, आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इससे खास फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर बात करें सामाजिक विभाजन का तो उसमें देश से कोई मतलब नहीं है, वो छोटा है या बड़ा। कह रहा भारत काफी बड़ा देश है और इसके अनेक समुदाय के लोग रहते हैं और बेल्जियम क्या था, एक छोटा देश था, पर क्या हुआ, पर वहां भी अनेक समुदाय के लोग रहते थे। और जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति हो गए हैं। बहुसंस्कृति का मतलब है कि अलग अलग जगहों से क्या होता, लोग अपने अपने कल्चर को ले जाके प्रमोट करते हैं, है ना। तो कुछ ये ओवरऑल कहानी था। अब यहां से आते हैं मेन टॉपिक पे। कह रहा सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक, है ना। कह रहा सामाजिक विभाजन राजनीतिक को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीतिक इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नजर में हम राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों के मेल बहुत खतरनाक है, यानी कि संवेदनशील होता है और विस्फोटक लगता है ना। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन जाता है ना, बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है या बदल सकता है। ऐसे में देश का विखंडन की तरफ जा सकता है ना। ऐसा कई देशों में हो चुका है ना। पहले ये सामाजिक आधार पे होता, जब वो राजनीतिक रूप ले लेता है तो विखंडन होना लगभग तय हो जाता। परिणामों का दायरा, करा उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा और जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है ना। यहां आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई, जिसमें जो 53% है वो क्या है,
आबादी क्या है, प्रोटेस्टेंट थे, है ना, ये ईसाई का ही एक संप्रदाय है। और 44% क्या है, कैथोलिक है, वो भी कौन सा, रोमन कैथोलिक है ना। कह रहा है कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट को लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले ये हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों के सहित सैकड़ों लोगों और सेना का जवान मारे जा चुके हैं, है ना। सोचिए किस तरीके से धर्म और संप्रदाय और ये जाति व्यवस्था ने लोगों को क्या किया है, तोड़ के रख दिया है। कह रहा 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों ने के बीच शांति का समझौता हुआ, कब, 1998 में, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की और स्वीकार की कि यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुआ राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का जब मेल होगा तो वहां पे क्या होगा, देश का विघटन होगा। अब आते हैं बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, इसके बारे में हम लोग कहानी पे चर्चा करते हैं। कह रहा गणेश विदेश घूमकर आया था, वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा और उसे योरदान का मिली थी, जो बुल्गारिया में क्या थी, नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उनसे ये बात कही थी कि नर्स होने के चलते आप सभी को तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते हैं, पर रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। उसके परिवार में किसी को भी जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार पड़ोसी में उठकर हमारे अस्पताल में आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं है। वे जोर जोर से बोलते हैं और सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं तथा दीवारों पर क्या करते हैं, थूकते हैं। कह रहा धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टरों को क्या करते, परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले हमारी तरह होते ही नहीं है। उनके रंगों का पसंद भी बहुत अजीबो गरीब होता है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए। आखिरकार वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं, और मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं के पैसे से इलाज कराते हैं। कह रहे ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, और महाश्वेता ने कहा कि महाश्वेता ने ये बात कही। फिर गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली मोद्रू जेनी के बारे में बताया कि वह 18 साल की थी और उसे अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, और उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था, और वह अस्पताल में थी, पर कोई उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां साफ सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया, है ना। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया कि डॉक्टर हमें
अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। और एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। और निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था, है ना। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया और प्रसव के समय पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है ना। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही है क्या? कह रहा यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, ये तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है ना। लेकिन यह सब तो हमारे यहां भी होता है। हमारे यहां शासन द्वारा अपराधी घोषित लोगों को के साथ यही व्यवहार होता है। क्या आपको महाश्वेता की बात सही लगती है? तो ये कभी कभी यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। करा क्या अपने इलाके में कुछ समुदायों को जानते हैं और इनके साथ रोमानी जैसा बर्ताव देखने को मिलता है? करा क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते हुए सुना है जैसी योर्दांका और मोद्रुजेनी कह रही थी, है ना। तो अगर हाँ तो जरा कल्पना करें कि ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती है और यह कहानी कैसी है। कह रहे क्या बुल्गारिया में सरकार को प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोगों भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करे, है ना। तो ये सब ओवरऑल बातें हुई यहां पे। करा उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन नहीं हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन होता है तो राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न समूहों को अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों के उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना इसी कड़ी का क्या है, हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है ना। चलिए, इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को क्या करते वो वोट देते हैं, है ना। और कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है ना। अब कह रहा है कि उसी के हित में राजनीति करती है, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती, है ना। अब आइए हम लोग इसके 3 आयाम देखते हैं, है ना, राजनीतिक और सामाजिक विभाजन के। इन आयामों पे हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना और लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। जब
तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब उनका शांत हो पाना क्या होगा, संभव नहीं होगा। क्योंकि दोनों समुदायों के बीच हमेशा क्या होते रहेगा, टकराव देखने को मिलेगा। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत है और उनके राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन भाषा बोलते हैं, है ना। लेकिन इस नजरिए के से उन्हें साथ साथ रहने में क्या होता है, मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हुए खुद को भले ही भारतीय मानते हैं, फिर भी किसी प्रदेश या क्षेत्र या भाषा समूह और धार्मिक सामाजिक समुदायों के क्या है, सदस्य होते हैं, है ना। लेकिन क्या मानते हैं सभी के सभी कि हम भारतीय हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। कह रहा दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में आने वाली, है ना, और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में देखिए केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदायों की पहचान और हितों के क्या थी, खिलाफ थी। युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातियों और समूहों के तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था, है ना। देखिए कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह देखिए कि हर जीवन के दो पहलू हैं। इसमें देखिए आपको कहीं भी दिख रहा है नस्लवाद, क्या देखिए इसका हर कलर इसमें मिक्स है, लेकिन यहां पे आइएगा तो देखिए यहां पे आपको नस्लवाद झलकेगा। आइए देखते हैं यहां से। कह रहा तीसरी चीज है कि सरकार का रुख सरकार के इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता के साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित मांग को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है, अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी देश के सामाजिक विभिन्नता पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीतिक का क्या हो सकता है, लक्षण हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, और राजनीतिक विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन अब एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना सभी चीजों को क्या करता है, समाहित करता है ना। करने की इच्छा रखना इतना आसान नहीं है ना। चलिए देखते हैं आगे। क्या जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, अन्याय से संघर्ष करना होता है ना।
लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है और लोगों के शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, है ना। कह रहा उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं और कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी है और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है ना, और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और इसलिए इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं के समाहित करने में लोकतंत्र ही क्या है, सबसे अच्छा तरीका है ना। चलिए यहां से शुरुआत होता है साथियों प्रश्नावली का। तो ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर था, इसमें लिमिट भर बातें थी, है ना। इसके बाद हम लोग का वो लिंग जाति धर्म नस्ल वाला चैप्टर आएगा, फिर से जो हम लोगों ने पीछे एक बार पढ़ा था। तो यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर नई बात को भी हम वहां पे रखेंगे और फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे ही 10th खत्म होगा, है ना। आज तो 3 चैप्टर हमने 3 तक पहुंच चुका हूं, फिर बचा है आपका बाकी चैप्टर, धीरे धीरे वो कर लेंगे। फिर आते हैं 11th में, फिर आएंगे 12th में, और 12th आते आते आपको बेहतर बनाने की गारंटी देता हूं पॉलिटी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।